नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए अपनी प्रिय लेखिका डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी ताले। पुष्पा सक्सेना जी प्रवासी भारतीय लेखिका हैं। वे सन 2006 में भारत से अमेरिका प्रवास के लिए चली गई थीं। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी ताले। सब समेटकर इंदु भाभी अमेरिका से वापस आ रही हैं। भैया जी की अचानक मृत्यु ने सबको स्तब्ध कर दिया। अम्मा जी का हाहाकार सबके दिल चीर गया। अभी क्या भैया जी के जाने की उम्र थी? मुश्किल से 34-35 के रहे होंगे। राकेश देवर जी ने भाभी की मदद के लिए अमेरिका जाने की पूरी तैयारी कर ली थी, पर भाभी ने शांत सधी आवाज़ में मना कर दिया। यहाँ अब कुछ भी शेष नहीं रहा है राकेश भैया। यहाँ मदद के लिए उनके मित्र हैं। जल्दी ही भारत पहुँच रही हूँ। आगे कुछ कहने सुनने का मौका दिए बिना भाभी ने फ़ोन काट दिया। राकेश भैया को भाभी की मनाही अच्छी नहीं लगी। वहाँ लोग क्या सोचेंगे? इतने बड़े दुख में भी घर से कोई नहीं पहुँचा। ना जाने क्यों किसी को भी अमेरिका बुलाने का भैया या भाभी ने कभी आग्रह नहीं किया। इस वक्त भी भाभी ना जाने कैसे सब सह सकेंगी। अम्मा जी ने बहू का ही पक्ष लिया। बड़ी समझदार है इंदु, घर की हालत जानती है। राकेश के आने जाने में हजारों का खर्चा आ ही जाता, सो मना कर दिया। कलेजे में पत्थर रखकर सब निपटाया होगा। अम्मा जी रो पड़ी। सबको भाभी के आने का इंतज़ार था। पिछली बार जब भैया भाभी आने वाले थे तो घर में उत्सव का सा माहौल था। भाभी सबके लिए कुछ ना कुछ लाई थीं। मोहल्ले की चाची ताई को भी वो नहीं भूली थीं। मोहल्ले की औरतें उन्हें आशीष देती न थकतीं। माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी और सिर पर आंचल डाल भाभी ने सब बड़ों के पांव छू आदर्श बहू का खिताब आसानी से जीत लिया। भैया जी को जैसे अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था। घर की छत पर अपने नाम के 2 कमरों का सेट बनवाया तो केशव सहास से पूछ बैठे, क्या बात है भैया, बंगले की जगह बस 2 कमरों की दुनिया में भला रह सकेंगे? अरे आप तो एक आलीशान घर बनवाइए। देख केशव, घर वालों के साथ रहता है ना, इसलिए ये समझ नहीं सकता कि हम क्या मिस करते हैं। यहाँ रहने से रोज़ अम्मा के हाथ के आलू के पराठे मिलेंगे। क्यों अम्मा, ठीक कहा ना? अम्मा निहाल हो उठी। बेटा 7-8 साल से अमेरिका में है तो क्या हुआ, रत्ती भर भी तो नहीं बदला है। माँ का कितना ध्यान रखता है सुरेश। बाप का प्यार तो उसके नसीब में नहीं था। छुटपन सही सबकी जिम्मेदारी माँ ने उठाई है। माँ ने पिताजी की कमाई का पैसा पैसा संभाल कर खर्च किया। बेटों को उच्च शिक्षा दिलाई। आज घर में पैसा भले ही शेष नहीं रहा, पर तीनों बेटे अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। बेटे भी माँ का त्याग कभी नहीं भूले। भैया जी घर में सबसे अधिक महत्वाकांक्षी थे। इंजीनियरिंग की डिग्री पा लेने के बाद एमएस करने के लिए उन्हें अमेरिकन यूनिवर्सिटी से टीचिंग असिस्टेंटशिप मिल गई। भैया जी के अमेरिका जाने के नाम पर अम्मा जी उदास हो गईं, पर बेटे का चमकता मुंह देखकर चुप रह गईं। एक शर्त जरूर रख दी थी, जाने के पहले मेरे मन की लड़की से शादी करनी होगी। नहीं अम्मा, मैं किसी बंधन में नहीं पड़ना चाहता, पहले सेटल तो हो जाऊं। ना रे, तब तू अमेरिका नहीं जाएगा। कहीं वहाँ गोरी चिट्टी मेम कर ली तो उसकी गिटपिट मेरी समझ में नहीं आने वाली। भैया को अम्मा की बात माननी पड़ी थी। माँ की सहेली की विधवा बहन की बड़ी बेटी माँ को भा गई। 12वीं पास, उजले रंग और तीखे नाक नक्श वाली इंदु में अम्मा जी को आदर्श पुत्र वधू दिखी थी। सीधे साधे ढंग से भैया का विवाह हो गया। विधवा माँ के पास कुछ विशेष करने की इच्छा भले ही रही हो, पर साधन नहीं थे। विवाह के 2 दिन बाद ही भैया अमेरिका चले गए। भैया की एमएस की पढ़ाई पूरी होने के बाद भाभी को भेजे जाने की बात तय हुई थी। जाते वक्त भैया ने भाभी से क्या कहा कोई न जान सका। सबको ये जरूर पता था अभी भैया को इतने पैसे नहीं मिलेंगे जिसमें वो भाभी का भी खर्च उठा सकें। 1 वर्ष बाद केशव के लिए नीरजा का रिश्ता आया था। सच तो ये है केशव ने ही ये रिश्ता कहकर मंगाया था। नीरजा के माता पिता बेटी का विवाह करने के बाद पुत्र के पास ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे। शादी पर सबको भैया जी की प्रतीक्षा थी, पर ऐन आने के 2 दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो गई। सबका उत्साह फीका पड़ गया। बुझे मन से रीति रिवाज पूरे किए गए। इंदु भाभी को तब पहली बार नीरजा ने देखा था। उनके शांत सौम्य चेहरे पर शिकायत का चिन्ह भी नहीं था। निर्विकार भाव से सारे दायित्व निभाती इंदु को देख अम्मा जी का दिल भर भर आता। सुरेश आ जाता तो 2-4 दिन इंदु साथ रह लेती। बहू तो तपस्या कर रही है। अम्मा जी उसास ले मौन रह गईं। एमएस पूरा कर भैया जी जब घर आए तो लगा शादी का माहौल तो अब घर में बना है। भैया जी नीरजा के लिए अमेरिकन डायमंड का सेट, परफ्यूम्स, केशव के लिए घड़ी लाए थे।
अम्मा जी की भैया के प्रति अतिशय सहानुभूति पर केशव कई कई दिनों तक मुंह फुलाए रहता। नीरजा सोचती, भाभी कितनी भाग्यवान है, भैया जी उन्हें कितना मान देते हैं, कभी किसी ने उन्हें ऊंची आवाज़ में बोलते नहीं सुना। वैसे एक सच ये भी था कि वो भी भैया जी का कितना ध्यान रखती थी। भैया की पसंद नापसंद ही भाभी की पसंद नापसंद थी। पिछले कुछ दिनों से भैया का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। भैया को तला खाने की मनाही थी, सो भाभी ने भी उबला खाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अम्मा के बनाए आलू के पराठों पर भी उन्होंने रोक लगानी चाहिए। अम्मा नाराज हो उठी। रहने दे बहू, अपनी डॉक्टरी अमेरिका में ही चलाना, एक पराठे से कुछ नहीं होता। लाड़ से अम्मा भैया जी को पराठे परोसती जाती और भाभी के माथे पर चिंता की रेखाएं गहराती जाती। पिछली बार केशव ने भैया जी से अपने लिए अमेरिका में नौकरी खोजने की बात जब कही तो भैया ने साफ टाल दिया। दूर के ढोल सुहावने होते हैं केशु, यहाँ अच्छी भली नौकरी कर रहा है, आराम से पाँव पसार सोता है, वहाँ एड़ी चोटी का पसीना एक करो तब पैसा हाथ आता है। फिर तुम भी वापस क्यों नहीं आ जाते भैया? केशव अपना आक्रोश छिपा न सका। मैं तो ऐसी दलदल में फंस गया हूँ, निकल पाना मुश्किल है। भाभी ने भैया को जरा सा देख कर से नीचा कर लिया। केशव अंदर ही अंदर भैया जी से नाराज हो गया। उसे भैया स्वार्थी लगे थे। लोग तो दूर दराज के रिश्तेदारों की अमेरिका जाने में मदद करते हैं, यहाँ अपने भाई ने कैसा टकासा जवाब दे दिया। भाभी अमेरिका से सब समेट वापस आ गईं। साथ में बड़े बड़े 2 संदूक और 2 बैग थे। माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी की जगह छोटी सी काली बिंदी थी। उन्हें सीने से चिपटा मारो पड़ी। सबकी आंखें नम हो आईं। भाभी ने अम्मा को तसल्ली दी थी। रोइए नहीं अम्मा जी, मैं तो हूँ, मुझे ही अपना बेटा समझिए। भाभी के उस धैर्य पर सब स्तब्ध थे। 2-4 दिन बाद से ही भाभी ने सहज भाव से घर के काम शुरू कर दिए। उनका सामान ऊपर वाले हिस्से में पहुंचा दिया गया। स्टोर में जगह बना भाभी ने छोटा सा मंदिर रख लिया। भगवान की प्रतिमा के साथ भैया जी का चित्र रखा देख माँ की आंखें डबडबा आईं। इंदू के लिए पति भी परमेश्वर तुल्य है। सुबह उठकर नहा धोकर भाभी 1 घंटे तक पूजा करती, घर के कामकाज में ऐसे जुट जाती मानो कभी अमेरिका गई ही नहीं थी। माँ मोहल्ले भर में कहती फिरती, कलयुग में सीता जी ने इंदू बनकर जन्म लिया है। सुदेश की पूजा करती है इंदू। मोहल्ले में इंदू भाभी की यश गाथा फैल गई। केशव और राकेश अनुमान लगाते भाभी के पास कितना पैसा होगा। भैया इतना कमाते थे, उनका सारा पैसा भाभी ने कहाँ रखा है। राकेश बहुत दिनों से कार खरीदना चाहता था। अगर भाभी कुछ पैसे दे दें तो बात बन जाए। आखिर भाभी का अपना और है भी कौन। 2-3 बार राकेश ने अपनी समस्या का जिक्र किया, पर भाभी निर्विकार सुनती रहीं। उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया न देख राकेश बुदबुदाता, न जाने किसके लिए सारा पैसा दबाए बैठी हैं, जरूर अपनी माँ बहनों को चुपचाप दे आएंगी। पिछले कुछ दिनों से नीरजा इंदू भाभी के काफ़ी निकट आ गई थी। एक दिन पूछ बैठी, इतनी लंबी ज़िंदगी कैसे काट सकोगी भाभी? आजकल तो तुम्हारी उम्र में लड़कियों की शादी होती है, दूसरी शादी की बात नहीं सोच सकती? एक ही शादी में इतना पा लिया, साथ जिंदगी तक कुछ और पाने की इच्छा नहीं है नीरू। हाँ भाभी, ये तो मैं मानती हूँ, भैया जी ने तुम्हें इतना प्यार दिया तभी तो तुम्हारे मंदिर में भगवान बन गए। सबकी ऐसी किस्मत कहाँ। नीरू की आवाज़ में मायूसी थी। भगवान न करे तुझे मेरी किस्मत मिले, परमात्मा तुझे सुखी रखे नीरू। भाभी जैसे डर सी गई। सच, विधवा का जीवन भी कोई जीवन है, भाभी ने ठीक ही कहा। नीरजा भाभी का दुख बांटने की कोशिश करती, पर भाभी ने अपने सुख दुख को अपने अंतर में कैद कर लिया था। केशव अक्सर उकसाते, तुम तो भाभी के साथ रहती हो, जरा पता करो ना भाभी का पैसा कहाँ है। क्यों, तुम भाभी के पैसे के दावेदार हो? न जाने उनकी कितनी उम्र हो, वक्त ज़रूरत में पैसा ही काम आता है। भाभी का पैसा उनके लिए है, समझे। नीरजा की कही बात सच ही हो गई। एक दिन भाभी अचानक चक्कर खाकर गिर गई। डॉक्टर ने ब्रेन हेमरेज बताया। भाभी कोमा में चली गई। अब पता नहीं कितने दिन अस्पताल में रहना पड़े। अस्पताल के व्यय की चिंता राकेश को अधिक थी। भाभी के पास डॉलर तो जरूर होंगे, आजकल डॉलर काफ़ी महंगे हैं। नीरजा भाभी का संदूक खोल कर देखें? नहीं, भाभी के पीछे उनका संदूक खोलना ठीक नहीं। नीरजा संकुचित थी। देखो नीरजा भाभी, हम लोग कोई धन्ना सेठ नहीं हैं, नौकरी पेशे वाले हैं। भैया ने चाहे जितना कमाया, हम पर तो छींटा भी नहीं डाला। अम्मा के नाम भी 1-2 साल में जो भेजा वो कोई ज़्यादा नहीं है। भाभी का इलाज महंगा होगा, पैसे तो चाहिए ही, राकेश ने कहा। आखिर उनका पैसा उन्हीं पर तो खर्च होगा। केशव ने भी राकेश का पक्ष लिया।
हाँ नीरजा, ये ठीक कह रहे हैं, हम पैसे उसी के इलाज पर तो खर्च करेंगे। अम्मा जी ने भी हामी भर दी। भाभी के संदूक का ताला राकेश ने तोड़ा। संदूक में भाभी की शादी की साड़ियाँ सावधानी से तह करके रखी गई थीं। लगता था साड़ियाँ कभी पहनी ही नहीं गई थीं। कुछ सूती कपड़े जरूर इस्तेमाल किए गए थे। संदूक की तह में पासबुक रखी थी। भारत के बैंक में मात्र 30,490 रुपयों का बैंक बैलेंस देख सब ताज्जुब में आ गए। नगद $200 के छोटे बड़े नोट भी थे। राकेश ने मायूसी से सिर हिला दिया। जरूर भाभी ने अपना पैसा कहीं छिपा रखा था। अगर बीमारी लंबी खिंच गई तो इतने रुपयों से क्या होने वाला है? अम्मा ने सुझाया, सुरेश के भेजे रुपए मेरे नाम बैंक में जमा हैं। इंदू की बीमारी में पैसे लगा लो, इंदू घर आ जाए तो बात कर लेंगे। भाभी का इलाज शुरू हो गया। आखिर एक दिन इंदू ने आंखें खोल चारों ओर अचरज से ताका था। अम्मा ने प्यार से सिर सहलाकर हाल पूछा तो उनकी आंखों से मोती जैसे आंसू ढुलक पड़े। प्यार से आंसू पोंछ हाथ जोड़ माँ ने भगवान को धन्यवाद दिया। बहू को परमात्मा ने नया जन्म दिया था। कुछ ही दिनों बाद उन्हें घर ले जाया जा सकेगा। खतरा टल चुका था। उस शाम लॉन में नीरजा अकेली बैठी थी। घर के सारे लोग विजिटिंग आवर्स में भाभी के पास हॉस्पिटल गए हुए थे। गेट से एक अपरिचित युवक को आता देख नीरजा चौंक गई। नीरजा के पास पहुंच उसने अपना परिचय दिया था। मैं संजीव हूँ, अमेरिका में इंदू का पड़ोसी था, उनसे मिलना चाहता हूँ। उसकी आंखें भाभी को तलाश रही थीं। यानी आप हमारे सुरेश भैया के पड़ोसी हैं? नीरजा स्वागत के लिए खड़ी हो गई। जी नहीं, सुरेश जी तो कहीं अलग फ्लैट में रहते थे। मैं इंदू के साथ वाले अपार्टमेंट में रहता था। सुरेश जी से मेरा परिचय नहीं है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? नीरजा की आंखें फैल गईं। आप इंदू की कौन है? संजीव नीरजा के विस्मय पर अचकचा आया। जी मुझे उनकी छोटी बहन समझ लीजिए, प्लीज़ अपनी बात साफ साफ कहें। चाय का कप थमाती नीरजा का रोम रोम काँप गया। आप उनकी बहन हैं, फिर भी ये नहीं जानती कि सुरेश ने लिलियन से विवाह कर लिया था। उन दोनों के एक बेटी भी है। इंदू और सुरेश के बीच कोई संबंध था ही नहीं। यानी इंदू भाभी भैया जी के जीवन में थी ही नहीं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। प्लीज़ पूरी बात खोल कर समझाइए। इंदू को अपने साथ अमेरिका ले जाने के पहले ही सुरेश ने वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी थी। एमएस करते समय वो लिलियन के पेइंग गेस्ट बनकर रहे थे और फिर उसी के होकर रह गए। इंदू भाभी ये सत्य जानते हुए भी भैया जी के साथ गईं। भारत आती रहीं, कभी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलने दिया। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी संजीव जी? नीरजा जर्सी हो गई। विधवा माँ और 2 छोटी अनब्याही बहनों का भविष्य उसे इस हद तक आतंकित करता रहा कि उनके लिए अपना भविष्य दांव पर लगा दिया। संजीव उदास था। ओह, भाभी ने सब कैसे सहा होगा? कितनी अकेली थी वो, कैसे इतने साल काट रही? नीरजा का गला भर आया। ठीक कहती हैं, पति के साथ घर बसाने के खंडित सपनों के साथ वो अमेरिका गई जरूर, पर पति से कोई सहायता स्वीकार नहीं की। लड़कियों को गाना सिखाती, डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करती, पर सुरेश की दया अस्वीकार कर दी। आप भाभी के बारे में इतना सब जानते हैं और हम उनके इतने करीब होकर भी कुछ ना जान सके? हम दोनों के बीच दर्द का रिश्ता जो था नीरजा जी। मैं भी ढेर सारे सपने लेकर अमेरिका गया था। जॉब न मिलने के कारण चाचा चाची पर बोझ बनकर रह गया। इंदू ने दुख के उन दिनों में मुझे सहारा दिया, संघर्ष की प्रेरणा दी। हम दोनों एक दूसरे का दुख बांट मन हल्का कर लेते थे। भाभी ने आपके बारे में कभी कुछ नहीं बताया? मैंने शायद गलती ही ऐसी की थी। वो नाराज़ हो गई। इंदू कहाँ है नीरजा जी? अचानक संजीव को महसूस हुआ जिसे ढूंढता वो यहाँ तक आया है वो आसपास कहीं थी ही नहीं। इंदू भाभी बीमार हो गई थी, अस्पताल में है। क्या हुआ इंदू को? अब कैसी है? प्याले की चाय छलक सी गई। परेशान ना हो, अब वो बिल्कुल ठीक हैं। 2-4 दिनों में घर आ जाएंगी। संजीव के सर की आकुलता नीरजा को अंदर तक छू गई। नहीं, मैं तुरंत उसके पास जाना चाहूँगा। वो बहुत केयरलेस है। इतना समझाया अपनी परवाह रखनी चाहिए। कभी तो खाना भी ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता था। किस हॉस्पिटल में है इंदू? जिसके लिए इतनी दूर से भागे आए हैं उससे आपका एकांत में ही मिलना ठीक होगा संजीव जी। देखिए, आप मेरी बातों का अन्यथा अर्थ न लें। यह सच है, जिस दिन मुझे जॉब का ऑफ़र मिला उसी दिन मैंने इंदू के सामने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा था, पर आम भारतीय लड़की की तरह उन्होंने मेरा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। न जाने कब औरतें घर परिवार की मर्यादा के जूठे बंधन तोड़ पाएंगी। संजीव की आवाज़ में आक्रोश था। इंदू भाभी आपको प्यार करती हैं ना? प्यार शब्द का अर्थ तो उसने मुझसे ही जाना,
पर प्यार का प्रतिदान देते वो डर गई। प्यार की भरी पूरी ज़िंदगी बिताने की जगह उसने रीति ज़िंदगी बिताने का फैसला ले डाला। वो डरपोक है नीरजा जी, टिपिकल हिंदुस्तानी औरत। शायद आप अधिकार पूर्वक अपनी बात नहीं मनवा सके संजीव जी। अधिकार देकर भी उसने सीमा रेखा खींच रखी थी। वो अलग मिट्टी की बनी है। ये तो आप ठीक कहते हैं, वरना इतनी बड़ी त्रासदी भला कोई सामान्य औरत अपने सीने में इस गहराई तक दफन कर सकती है कि किसी को आभास भी ना मिले। हाँ नीरजा जी, सुरेश की मृत्यु के बाद वकीलों ने उसे पति की संपत्ति में से हिस्सा दिलाना चाहा, पर उसने साफ मना कर दिया, वरना वो लाखों की संपत्ति पा सकती थी। ये तो भाभी का अधिकार था, आखिर कानूनन वो सुरेश भैया की पत्नी थी, क्यों मना किया उन्होंने? इंदु ने दृढ़ स्वर में कह दिया, नहीं, जीते जी जिसने कोई अधिकार नहीं दिया उसे मृत्यु के बाद धोखा नहीं दे सकती। झूठा दावा करने की इच्छा नहीं, उनकी किसी भी चीज़ पर मेरा अधिकार नहीं है। उनका सब कुछ लिलियन और उसकी बेटी का है। ओह, कितनी महान है इंदु भाभी। नीरजा का स्वर गदगद था। वकीलों ने विश्वास दिलाया था इंदु शर्तिया मुकदमा जीतेगी, तो जवाब दिया, मैं अपना मुकदमा पहले ही हार चुकी, दोबारा केस लड़ने की कतई इच्छा नहीं है, मुझे क्षमा करें प्लीज़। वकील विस्मित देखते रह गए। इंदु के इस त्याग ने लिलियन का दिल जीत लिया। प्यार से हाथ पकड़ इंदु से क्षमा मांगी थी उसने। आपको ये सब बातें कैसे पता लगीं? क्या आप वहीं थे? नहीं, उस वक्त मैं न्यूयॉर्क में था। इंदु की अस्वीकृति ने मुझे बेहद आहत किया था। उससे फिर कभी ना मिलने का निर्णय ले इंदु को बिना बताए शहर छोड़ गया था। चाची के पत्र से जब इंदु के विषय में पता लगा तो अपने निर्णय पर दृढ़ न रह सका। जब पहुंचा तो देर हो चुकी थी। इंदु भारत लौट गई थी। काश इंदु भाभी ने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता। अब क्या आप उनके साथ टूटा रिश्ता नहीं जोड़ सकते? सबके बीच भी वो बहुत अकेली हैं संजीव जी। पता नहीं हारा मुकदमा जीत पाऊंगा या नहीं, पर कोशिश करूंगा ज़रूर। आपसे बात करके सोच रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा सच उसने क्यों छिपाया? आप उसे साहस दे सकती थी। आप ठीक कहते हैं, उन्होंने हम सबको भ्रम में रखा। जिस पति ने अपने जीते जी उन्हें विधवा का जीवन बिताने को विवश किया, भाभी उनकी फ़ोटो अपने मंदिर में रख उनकी पूजा करती रहीं। हाँ, अब समझ पा रही हूँ। पूजा घर से बाहर आती भाभी के चेहरे पर शांति की जगह उद्विग्नता और बेचैनी दिखती थी। मैं उसकी विवशता समझ रहा हूँ। विधवा के अभिशप्त जीवन से बचने के लिए नाटक जरूरी था। निश्चय ही सुरेश की माँ और परिवारजनों के बीच उनका सम्मान अवश्य बढ़ा होगा। मैं इंदु का अपराधी हूँ। काश उस दुख की घड़ी में मैं उसके साथ होता। अगर आप उनके साथ होते तो क्या उन्हें यहाँ वापस आने देते? नीरजा ने सीधा सवाल किया। शायद मैं उसे रोक पाता। संजीव कहीं खो सा गया। एक बात कहूँ संजीव दा, आज रात में इंदु भाभी के पास मेरी ड्यूटी है। क्या मेरी जगह आप उनके लिए जाग सकेंगे? मैं पूरी रात क्यों, पूरी ज़िंदगी उसके लिए जाग सकता हूँ। भाई का पद देने के लिए थैंक्स नीरजा। बाहर जाते संजीव को नीरजा मुग्ध दृष्टि से ताकती रह गई। आज सबके सामने जिस सत्य का उद्घाटन करना था उसके लिए रिहर्सल जरूरी था। भैया जी घर भर के आदर्श रहे हैं, उनकी उस छवि को तोड़ने के लिए नीरजा को साहस जुटाना होगा। पूरी बात सुन घर में सन्नाटा खिंच गया। अम्मा विश्वास ही नहीं कर पा रही थीं। उनका सबसे लाडला आज्ञाकारी बेटा ऐसा अन्याय कर सकता है? कब सोच सकी थी वो? स्तब्ध माँ का मौन केशव ने तोड़ा। देख लिया अम्मा, सुरेश भैया पे बड़ा नाज था ना तुम्हें। मृत भाई के प्रति भी केशव ईर्ष्यालु ही रहा। ये वक्त तानाकशी का नहीं है। इंदु भाभी के बारे में सोचिए। नीरजा ने पति के व्यंग पर रोष जताया। उनके बारे में क्या सोचना, उनका प्रेमी आ गया है ले जाने अपने घर। अब हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं अम्मा। राकेश की बात ने नीरजा को तिलमिला दिया। ठीक कहते हो राकेश भैया, पुरुष के 1000 खून माफ, सारे बंधन औरतों के लिए ही हैं। एक बार भाभी के बारे में भी सोच कर देखते, किस तरह इतना बड़ा दुख उन्होंने अकेले सहा। वाह, पति के रहते पराये पुरुष के साथ प्रेम का नाटक रचाना क्या भली औरतों का काम है? मैं कह देता हूँ अम्मा, अब इस घर में नहीं आएंगी वो। केशव दहाड़े। खबरदार जो एक शब्द आगे कहा। अरे काहे का पति, मेरी देवी जैसी बहू पर सौत ले आया, उसका जीवन बर्बाद कर दिया। एक बात और सुन लो, ये घर इंदु का है, जिसे यहाँ रहना है रहे, वरना अपना इंतज़ाम कर ले। तुम्हारा जवाब नहीं अम्मा। अपने बेटे पराये हो गए और पराये औरत अपनी हो गई। राकेश ने व्यंग्य किया। हाँ राकेश, अम्मा के सारे सिद्धांत नियम हमारे लिए थे। अम्मा को तो ये भी याद नहीं, 2 बरस तक तुम्हारी प्यारी बहू और वो संजीव दोनों एक साथ अकेलापन बांटते रहे। क्यों अम्मा, इसके आगे भी कुछ समझाने की ज़रूरत है?
केशव की आवाज़ जहर उगल रही थी। नहीं, मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। इंदु भी हाड़ मांस की बनी औरत है। अगर संजीव के साथ उसके संबंध बने तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? मैं खुद दोनों की शादी करा के इंदु को इस घर से विदा करूँगी। ये तुम क्या कह रही हो अम्मा? एक अपवित्र विधवा का पुनर्विवाह कराओगी? केशव की आंखें विस्मय से फैल गईं। मेरी बहू को अपवित्र कहने का हक किसी को नहीं है केशु, उसे भी नहीं जो ब्याहता पत्नी को छोड़ पराई औरत के पल्लू से जा बंधा। बेटे की भूल का प्रायश्चित मुझे ही करना है। अम्मा जी का स्वर दृढ़ था। मैं पूछती हूँ, औरत की पवित्रता को परिभाषित किसने किया है केशव? औरतों के लिए सारी सीमाएं, सारे बंधन लगाने वाले पुरुष ही तो हैं। भैया जी आदर्श बने रहे और भाभी? अधूरी बात छोड़ नीरजा ने जीभ काट ली। व्रतात्मा के लिए वैसी अशोभनीय बात क्या अम्मा जी सह सकेंगी? मेरे ख्याल से इन बेकार की बातों में समय नष्ट करना ठीक नहीं। आज इंदु आने वाली है, उसका कमरा साफ करा दो नीरजा। जी माँ जी। अचानक झुककर नीरजा ने अम्मा जी के पांव छू लिए। आज उसे उन पर गर्व हो आया। घर आई इंदु के गले लग नीरजा रो पड़ी। पांव छूती इंदु को सास ने सीने से चिपटा बहुत कुछ कह दिया। एकांत पाते ही नीरजा पूछ बैठी, तुमने अपने मन पर भी ताले डाल दिए क्यों भाभी? क्या हम पर विश्वास नहीं था? सच कहूँ तो मेरा अपना मन ही पापी था नीरू। वापस आने पर लगा सबकी आंखें टटोल रही थीं, कितना माल लेकर आई हूँ। सच्चाई सिर्फ मैं जानती थी। सीमित आय में ज़रूरत भर का खर्च ही चल पाता था। वापसी का टिकट खरीदने के बाद रह ही क्या गया था। इंदु उदास हो आई। लेकिन तुमने तो संदूकों पर बड़े बड़े ताले डाल रखे हैं भाभी। नीरजा के होठों पर शरारती मुस्कान थी। हाँ नीरू, ये मेरा अपराध था। धन विहीन विधवा का जीवन मुझे आतंकित कर रहा था। अचानक बचपन में पढ़ी एक कहानी याद हो आई। एक विधवा ने खाली संदूक में बड़ा सा ताला डालकर सबको इस भ्रम में रखा कि उसके पास बहुत धन है। उस एक ताले ने उसका सम्मान अक्षुण्ण रखा। अच्छा, तो तुमने वही तरकीब आजमाई। एक बात बताओ, भैया जी के चित्र को पूजा घर में स्थान देने के पीछे क्या राज था? नीरजा के होठों पर शरारती मुस्कान थी। मेरे अपराध बोध को और ना बढ़ा नीरू। सोचा था उस चित्र की वजह से अम्मा जी के मन में जगह पा सकूंगी। अब तो अपने उस सोच पर भी शर्म आती है। वो तो देवी हैं नीरू। हाँ भाभी, तुम ठीक कहती हो, पर अपने मन को कैसे सबसे छिपा सकें? देख नीरू, ताले सिर्फ संदूकों पर ही नहीं, मेरे मन, मेरे होठों सब पर लगे थे। इन सभी तालों को कभी न खोलने के लिए मैंने सारी चाबियां बाहर फेंक दी थीं। पर एक ताले की चाबी मुझे मिल गई भाभी। संजीव जी भी तो तुम्हारे मन के ताले में बंद थे ना? छी, अब माफ़ भी कर नीरू। इंदु का चेहरा लाल बहुटी बन गया। अभी आप सुन रहे थे एक हृदय स्पर्शी लेकिन सकारात्मक कहानी ताले, जिसे लिखा था डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी ने। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।